Hello everyone. So this is our second lecture for basic final year in organic chemistry. जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी. यूनिट सेकंड में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था ट्रांजिशनल मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग के नेचर वाला कुछ टॉपिक था, वो स्टार्ट किया था. ठीक है, उसमें फर्स्ट सब टॉपिक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू सिलेबस. कल सिलेबस देखा था ना आपने. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन थी जो हमने अच्छे से देख ली थी कल वाले लेक्चर में. जस्ट नेक्स्ट है क्रिस्टल फिल थ्योरी. क्रिस्टल फिल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आई, इसीलिए बाद में पढ़ रहे है ना. किसने दी थी? वॉन ब्लेक और बेथे ने दी थी. क्रिस्टल फिल थ्योरी वॉन ब्लेक और बेथे ने दी थी. क्रिस्टल फिल थ्योरी में वही बताया गया था कि कैसे मेटल लिगेंड में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है. ठीक है, और मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बनता है, यही सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया था इन्होंने. ठीक है, दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट अप्लाई टू द आयनिक क्रिस्टल. ये थ्योरी फर्स्टली आयनिक क्रिस्टल पर अप्लाई हुई थी. आयनिक क्रिस्टल पर ये थ्योरी लागू हुई थी, इसीलिए इसे CFT क्रिस्टल फिल थ्योरी कहते हैं. क्या कहते हैं? CFT क्रिस्टल फिल थ्योरी कहते हैं. ठीक है, आयनिक क्रिस्टल एक्चुअल में ये मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है ना, उसको आयनिक कैरेक्टर का बताती है. ये कहती है कि दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं दोनों, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है. कि VBT में क्या था? VBT में मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया था. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस CFT ने जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे लिगेंड मेटल के पास आएंगे, कैसे बॉन्डिंग होगी, इन सबको एक्सप्लेन करने के इन सबको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा. दैट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल. ठीक है, ध्यान से समझिएगा डी ऑर्बिटल का शेप, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आने वाला है CFT का मेन कॉन्सेप्ट, जो आपको इन शेप के अकॉर्डिंग समझ में आने वाला है. ठीक है, डी ऑर्बिटल का शेप से पहले एस और पी की बात कर लेते हैं. आपको पता है एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल होता है. इसी तरीके से पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बल शेप होता है, ऐसे ही होता है ना. और पी और दोनों जो ये लोब्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव साइन होता है, एक पर नेगेटिव, दोनों का फेस चेंज होता है. ऐसे होता है, फेस चेंज होता है. ठीक है, ये पी ऑर्बिटल होता है, ये एस ऑर्बिटल होता है. राइट, पी ऑर्बिटल आपको पता है तीन होते हैं, PX, PY, PZ. राइट, तो PX, PY, PZ का मीनिंग क्या हो? जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ये एक्स एक्सिस है, माना कि ये Z एक्सिस है. ठीक है, ये क्या है? ये Y एक्सिस है, और ये वाली मैं मान लेती हूँ X एक्सिस है. ठीक है, ये X एक्सिस है. ओके, ये X एक्सिस है. अगर हम PX की बात करें तो PX कैसे बनाएंगे? X एक्सिस पर होगी ये वाली लोब. PX की लोब कहाँ होगी? X एक्सिस पर. दिस इज द PX. मैं PY की बात करूं तो PY कैसे बनाओगी? Y एक्सिस पर बनाओगी. राइट, मैं बात करूं PZ की बात करूं तो PZ कैसे बनाएंगे आप? PZ आप बनाएंगे ऐसे, ये Z एक्सिस पर. तो ओवरऑल वी कैन से दैट इन p orbital the lobe of p orbital lie on एक्सिस. px की बात करेंगे तो x एक्सिस पे, y की बात करेंगे तो y एक्सिस पे, z की बात करेंगे तो z में. मैंने देखो तीनों एक साथ बना दिए हैं. ऐसे होती तो ऐसे है ना, एक ही लोब होते, डबल सिंगल डबल ही तो होता है, ये शेप होती. ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम डी ऑर्बिटल पे आते हैं. डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती? द्विडंबलाकार बोलते ना, द्विडंबलाकार, डबल डंबल शेप. देखिए दो डंबल दिखाई दे रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो डंबल हो गए. ठीक है, देखो सब में दो डंबल दिखाई देंगे आपको, ये दो डंबल हो गए, ये दो डंबल. ठीक है, ये यहाँ पे एक डंबल एक दिखाई देता है, ये स्फेरिकल टाइप होता है. एक्चुअली होता है द्विडंबलाकार होते हैं. ठीक है, ये जो डबल डंबल शेप है, इनको ध्यान से समझिएगा. पी ऑर्बिटल और जो ये डी ऑर्बिटल, इनकी शेप में डिफरेंस दिखेगा. पहले मैं इसकी एस की बात करती हूँ. अगर मैं यहाँ पे XY Z एक्सिस ऐसे मेंशन करूँ तो आप क्या पाओगे
कि s ऑर्बिटल किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर नहीं है, चारों तरफ से सेम है, स्फेरिकल है। आप एक्स पे भी है, वाई पे भी है, जेड पे भी, सब जगह, समझ रहे हो। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सिस पे है, पी एक्स एक्सिस पे है, पी वाई पे है, पी जेड पे। अब डी को देखिएगा, ये तो आपको पता है ना, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, जैसे पी 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, वैसे ही डी क्या होते हैं 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, अब इनकी शेप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसकी बात करती हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिएगा ये एक्स एक्सिस बना ली मैंने, ये वाई एक्सिस बना ली। अच्छा एक बात नोटिस कीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे, कई स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कभी यहाँ एक्स बना रहे, कभी यहाँ वाई बना रहे, और कभी मर्जी आएगी तो जेड ही बना देंगे। देखो आपकी मर्जी होती है, आप चाहे जिसको एक्स वाई जेड बनाए, बस ये ध्यान रखना होता है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जेड बनाओगे तो ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है तीनों एक्सिस। ठीक, मैंने यहाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे, ये एक्स एक्सिस बना दी, एक्स शो किया हुआ है, ये वाई एक्सिस। डी डंबल होता है, एक डंबल एक्स एक्सिस पर है और एक डंबल वाई एक्सिस पर है। दैट मीन्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर भी जो डंबल होते हैं या जो लोब्स होती है वो कहाँ लाई करती है, एक्सिस पर लाई करती है, जस्ट लाइक एज पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में भी एक्सिस पर लाई करती है, डी ऑर्बिटल में भी एक्सिस पर। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है, पी ऑर्बिटल सिंगल डंबल है, ये डबल डंबल है, एक फेस का भी डिफरेंस आ रहा है। देखो पी ऑर्बिटल के जो दोनों ये लॉब्स है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यहाँ पे सेम चार्ज होता है, दोनों पे पॉजिटिव, यहाँ दोनों पे नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर को भी आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। डी जेड स्क्वायर बोल रही हूँ तो जेड एक्सिस पर इसकी लोब होने वाली, ठीक है, और एक इस तरीके से स्फेरिकल टाइप होती है, यह है डी जेड स्क्वायर। अब इनको देखिएगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी एक्स वाई ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस मेंशन किया हुआ है। डी एक्स वाई कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, कभी भी डी एक्स वाई में एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लॉब नहीं आएगी। इन तीनों को देख लीजिए ध्यान से, देखो सेम सेम ही तो इनके नाम, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनके लगभग सेम स्क्वायर आ रहा है इनमें, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो इनकी तो लोब कहाँ होगी, एक्सिस पर होगी, और इनकी लोब एक्सिस पर नहीं होगी, इनकी लोब इन बिटवीन एक्सिस लाइक करती है, समझ रहे हो। देखो ये दो एक्सिस है, ये एक, ये इनके बीच में लाइक कर रही है, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंट टाइप से हैं इनके शेप, बीच में लाइक कर रही है, ठीक है। जैसे मैं डी एक्स वाई बोलूँ तो इसकी जो दोनों डंबल्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाइक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ओके। आप चाहे एक्सिस को बोल दो वाई को बोल दो, बस ये ध्यान रखना है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगा। ठीक इसी तरीके से डिवाइजेड वाई जेड में क्या होगा, वाई और जेड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में लाई करेगा, ओके, वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करने वाला है। इसी तरीके से डी जेड एक्स में क्या होगा, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करने वाला है ये दोनों नंबर, इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये लोब्स क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लोब्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। आपको पता होगा ना, डी ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, जैसे एस एक होता है, पी 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल करते हो, देखो ऐसे तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हो, ऐसे तो ये एस ऐसे बनाते हो, एस का एक ही तो बनाते हो, और पी के आप कितने बनाते हो, 3 बनाते हो ऐसे करके, है ना, पी के आप 3 बना देते हो, ये लो ये 3 बन गए, है ना। इसी तरीके से आप क्या बनाते हो, डी के क्या बनाते हो, 5 बनाते हो, ये 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, ओके, जो हो गया 5। इस तरीके से 5 बनाते हो, है ना, ऐसे बनाते हो ना। तो एक में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है लोब्स, ओके। लोब्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि डी एक्स वाई में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बिटवीन में, इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है। डिवाइजेड में भी इन बिटवीन एक्सिस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डी जेड एक्सिस में भी इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्सिस पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जेड स्क्वायर में भी एक्सिस पर, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जो आपको माइंड में होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। एक चीज और है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको पता होना चाहिए, ये जी और यू लिखा है, देखो मैंने जी और यू, ये एस पी डी एफ, ये ऑर्बिटल्स है, एस पी डी एफ सब शेल है, ठीक है।
ये G4 जीरेड होता है, यहाँ G4 जीरेड और U4 अनजीरेड है। यहाँ पे G का मतलब जीरेड, अनजीरेड, ठीक है। स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना G और U को, ठीक है। अब ये कब जीरेड यूज किया जा रहा है, कब अनजीरेड यूज किया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर s ऑर्बिटल G, p ऑर्बिटल U, D G, ऐसे तो आप ऐसे ट्रिक लग रही होगी, सीधी सीधी अल्टरनेट कर देंगे इसको, G U G U G U, ऐसे तो कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये डम्बल होता है, ये डबल डम्बल होता है। फेज की बात करें तो दोनों लोब की फेज यहाँ पर अपोजिट होती है, यहाँ दोनों लोब की फेज क्या होती है, सेम होती है, जो फेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नहीं नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ओके। अब कॉन्सेप्ट ये है कि वो ऑर्बिटल जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सममिति केंद्र पाया जाता है, उसे जीरेड कहते हैं, ठीक है। और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है उसे अनजीरेड कहते हैं। सममिति एक्चुअली में सममिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, सममित और असममित, ठीक है। अब क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा फटाफट देख लीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है किसी सेंटर से अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, या मैं बोलूँ आपको किसी पॉइंट से आप अपोजिट डायरेक्शन में कहीं भी किसी भी एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सेम डिस्टेंस पर, तो आपको सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ओके। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये मैंने एक सेंटर अज्यूम किया है, यहाँ जाऊंगी सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, यहाँ भी सेम एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव लोब फेज चेंज हो रहा है, यहाँ नेगेटिव लोब फेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, डेट मीन्स ये सेंटर ऑफ, यहाँ पर ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी इस वाले ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी उसको अनजीरेड बोलेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी उसको जीरेड बोलेंगे। अब यहाँ देखिएगा डी ऑर्बिटल, आप किसी भी डी ऑर्बिटल को उठा के देख लीजिए, किसी को भी देखो, यहाँ देखो, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से भी यहाँ गई मुझे नेगेटिव लोब मिली, यहाँ गई तो नेगेटिव लोब, यहाँ गई तो पॉजिटिव लोब, यहाँ गई तो पॉजिटिव लोब, यहाँ गई तो स्पेस फ्री है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, समझ रहे बात को, ठीक है। तो कैसा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ देख लीजिए, सेम कंडीशन है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मींस ये जीरेड हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कब आप जीरेड बोलते हो, कब आप अनजीरेड बोलते हो, कब जीरेड बोलते हो, समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी की आप ट्रिक लगा लीजिएगा, जरूरी नहीं है हमें सारे ही ये शेप पता हो, 3 से काम चल जाता है, ठीक है। तो जीरेड ये आपको याद रहेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री से, बाकी आप जीरेड फिर अनजीरेड फिर जीरेड फिर अनजीरेड इस तरीके से, तो ये भी माइंड में रखना है। नाउ फाइनली विल स्टार्ट पोस्टुलेट ऑफ CFT। पोस्टुलेट ऑफ CFT के अभिग्रहित, CFT ने जो मेटल लिगेंड बॉन्ड को एक्सप्लेन किया उसके लिए कुछ अभिग्रह दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे कि ऐसे ऐसे मानना है, ठीक है। उनकी स्टडी करेंगे हम, तो मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करती रहूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, दैट इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नो कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई थिंक इतना समझ में नहीं आया होगा, अब फिर से देखिएगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। मेटल आयन, हमें पता है ना, मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड नेगेटिव चार्ज, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आपको पता है अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। जो भी अट्रैक्शन फोर्स होता है चार्ज के बीच में उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कहा इन्होंने कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है, जो कि आयनिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो आयन के बीच में लग रहा है, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, दो आयन के बीच में लगता है, दो आयन के बीच में लगता है, तो इसको क्या कहेंगे, आयनिक। दैट इज बॉन्ड क्या हो जाएगा, आयनिक। इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक होता है। आयनिक बॉन्ड बन गया मतलब नो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां होती है ना, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं होगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ओके। ऑर्बिटल में, एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ CFT। ट्रांसलेट कर देती हूँ कि मेटल आयन तथा लिगेंड के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है,
अर्थात आयनिक बंध पाया जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, सहसंयोजक गुण नहीं होते, ऐसा करके आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, देखो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ना, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, देखिए कैसे। सेकंड पोस्टुलेट में ये बताया गया कि लिगेंड्स को CFT ने क्या माना, पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल माना, ठीक है। पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल माना। लिगेंड कौन है, लिगेंड आएंगे मेटल के पास, है ना। लिगेंड मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसे इन्होंने मान लिया पॉइंट चार्ज पॉइंट डाइपोल। और आपको पता है ये मेटल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इसको भी चार्ज स्पीशीज मान ली, वो भी चार्ज, तो आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज तो पॉइंट डाइपोल क्या है, हमें पता है। लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव लिगेंड भी होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं, तो आप पढ़कर आए हो ना जस्ट लास्ट क्लास में। नेगेटिव लिगेंड फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन कर रखा है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आप लोग भी मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और पॉइंट डाइपोल किसे कह रहे हैं, अगर आपका जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, उसे पॉइंट डाइपोल कहा, या सिंपली डाइपोल। पॉइंट डाइपोल दैट मीन्स बिंदु द्विध्रुव किसको कहा गया, न्यूट्रल लिगेंड को। CFT ने लिगेंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पॉइंट चार्ज तो कहा किसको, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश कहा नेगेटिव लिगेंड को, ऋणावेशित लिगेंड को। और बिंदु डाइपोल कहा किसको, धनावेशित नहीं सॉरी न्यूट्रल लिगेंड को, उदासीन लिगेंड को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल लिगेंड H3 H2 CO pyridine एक्सेट्रा, ठीक। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए ये डाइपोल की तरह क्यों इन्होंने न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोल क्यों कहा, देखो ये सारे न्यूट्रल है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगना है। H2 का एज एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखिएगा। H2 को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी शेप होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एंड वी नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। अधिक विद्युत त्रिणी परमाणु होता है ऑक्सीजन। अधिक विद्युत त्रिणी परमाणु का क्या कैरेक्टर होता है, अधिक विद्युत त्रिणी परमाणु बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखता है। इसमें ये पावर होता है कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट है, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। ये तुम बहुत बार कर रखे ना रिएक्शन में, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन उस तरफ किसके हुए रहते हैं, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और जब ऐसी स्पीशीज बनती है, जब बॉन्ड के दोनों एंड्स जो है वो डिफरेंट चार्ज के होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। दो पोल बन गए ना, दैट इज डाइपोल, इसीलिए न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोल कहा। एक चीज और देखना, जब ये न्यूट्रल लिगेंड मेटल के कांटेक्ट में आएगा, मेटल के पास जाएगा, तो कैसे जाएगा, नेगेटिव पार्ट की तरफ से जाएगा। क्यों, क्योंकि मेटल पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। एंड वी नो दैट जो डिफरेंट चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन और सेम चार्ज में रिपल्शन। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे आप यहाँ मेटल शो कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है कभी भी। अगर आप मेटल और लिगेंड के बीच में, न्यूट्रल लिगेंड के बीच आप अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो या बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ मेटल रिप्रेजेंट कर दिया, मेटल तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रिपल्शन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेटल को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, या मेटल की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव एंड ऑफ लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन। कौन से जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं या आयनिक लिगेंड की बात कर लो, उनका जो नेगेटिव एंड होता है, ऋणात्मक सिरा होता है, वो मेटल आयन की ओर जाता है, ठीक है, मेटल आयन के कांटेक्ट में जाता है। इस तरीके से समझ सकते हो आप, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लीजिए, कोई भी कितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ से ही अट्रैक्शन होगा, ओके। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन शो कर रखा है यहाँ पे। ये हो गए दो पोस्टुलेट। जस्ट देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट देखिएगा, एक बार मैं वापली बोल देती हूँ। इनिशियली द ऑल 5d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन और मेटल एटम आर हैविंग सेम एनर्जी known as degenerate d orbitals. When ligand approaches to the metal ion, the d orbitals cannot be degenerate and split into various energy levels. एक बार मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। ट्रांसलेट इस तरीके से,
धातु आयन अथवा धातु परमाणु में उपस्थित पांचों डी कक्षक प्रारंभ में समान ऊर्जा के होते हैं, जिन्हें संभ्रंश डी कक्षक कहा जाता है। डीजनरेट सेम एनर्जी को की एक टर्म है डीजनरेट, ठीक है। सेम एनर्जी, डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी का होना, समान ऊर्जा वाले होना। इसे हिंदी में कहा जाता है संभ्रंश डी कक्षक कहते हैं, ठीक है। जब लिगेंड मेटल आयन के निकट आता है तो डी ऑर्बिटल की संभ्रंशता, डीजनरेसी संभ्रंशता समाप्त हो जाती है तथा डी ऑर्बिटल विभिन्न ऊर्जा स्तरों में स्प्लिट हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। ऐसा आपको हिंदी में लिख लेना, अपने नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए उसको समझते हैं थोड़ा सा। वैसे तो आगे जाके समझ में आएगा, डायग्राम बनाओ उससे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ ये बताया गया है कि जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने अब तक यही देखा है, ये देखो मैंने भी बनाया था ना यहाँ पे 5d ऑर्बिटल बनाए थे। ये 5d ऑर्बिटल कैसे है, ये देखो ये 5d ऑर्बिटल सेम एनर्जी के है ना, सबकी एनर्जी सेम है, एक ही साथ बनाए, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी के होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड को अप्रोच करते हैं तो इनकी एनर्जी में वेरिएशन आ जाता है। कुछ ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी के में और कुछ ऑर्बिटल कम एनर्जी में स्प्लिट हो जाते हैं, वेरियस एनर्जी के ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू लिगेंड अप्रोच। ऐसा क्यों होता है, जस्ट आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ये तो पॉस्टुलेट था, ठीक है। वही बोला हुआ है यहाँ पे कि डी ऑर्बिटल पहले तो सेम एनर्जी के होते हैं, जिसे डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और बाद में जब लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल आयन को तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, वेरियस एनर्जी लेवल में। नेक्स्ट पोस्टुलेट फोर्थ, द सेपरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू टू इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी bracket close energy levels or more energy levels in square planar square pyramidal TBP is called splitting of d orbital CFS crystal field splitting, ठीक है। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ये बताया गया है, यहाँ क्या बताया गया था कि डी जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेंगे तो डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी फिनिश हो जाएगी और वो वेरियस एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल का जो ये सेपरेशन है वो या तो दो एनर्जी लेवल में सेपरेट होगा या वेरियस एनर्जी लेवल, देखो लिखा है ना, और मोर एनर्जी लेवल में। अब देखो अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होता है। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल है तो जो डी ऑर्बिटल का सेपरेशन है वो दो एनर्जी लेवल में होता है, 2 एनर्जी लेवल्स। और अगर हमारे कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है या स्क्वायर पिरामिडल है या टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो क्या होता है, तो दो से ज्यादा एनर्जी लेवल में डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और इस स्प्लिटिंग को, ये जो स्प्लिट हो गए ना अलग अलग एनर्जी लेवल में डी ऑर्बिटल, इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, डी ऑर्बिटल का विपाटन, जिसे CFS कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। डी कक्षकों का विभाजन दो ऊर्जा स्तरों में, ब्रैकेट में लिखिएगा, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट क्लोज, अथवा विभिन्न ऊर्जा स्तरों में, ब्रैकेट में लिखिएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल तथा टीबीपी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज होना क्या कहलाता है, मैंने ये बोला ना, डी कक्षों का विभाजन दो एनर्जी लेवल और वेरियस एनर्जी लेवल में होना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षों का विपाटन कहलाता है। ओवरऑल डी कक्षकों का दो एनर्जी लेवल अथवा अधिक ऊर्जा स्तरों में विभाजन क्या कहलाता है, डी कक्षों का विपाटन कहलाता है, जिसे बोलते हैं CFS क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द एनर्जी की बिटवीन द एनर्जी लेवल नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वेरी सिंपल। अब देखो ये जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है, वेरियस एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो रहे हैं। तो इनके बीच की जो एनर्जी होती है ना, उससे क्या बोलते हैं, इनके बीच की एनर्जी को
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी में डिफरेंस आ गया ना, कुछ ज्यादा एनर्जी के बन जाएंगे, कुछ कम एनर्जी के बन जाएंगे, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये कहलाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ओके, आप लिख सकते हैं ना इसको कि ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल, बीच की एनर्जी गैप, यस ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है,